हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अभय डुहाव। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच एक आज नए वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। इसमें मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 मतलब मासिक परीक्षा जो प्रत्येक मंथ में हो रहा है, उसके सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करके आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैं इस पर प्रत्येक क्वेश्चन पर कुछ न कुछ आपको बताने वाला हूं ताकि आपको डीपली नॉलेज रहेगा, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में जैसे फाइनल पर जैसे सेंटर परीक्षा होने वाला है अभी नवंबर में, फिर जो है फरवरी में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 सोशल साइंस। सोशल साइंस में होता है सामाजिक विज्ञान और देखिए ये इसका पेपर कोड होता है 111। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन को समझना होगा, तब हम लोग जानेंगे कि कौन किया और कौन वापस किया। तो बंगाल का जो विभाजन था वह किया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है 1905 में जो है यह इसको बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल जब विभाजन हो गया तो जगह जगह इसका विरोध होने लगा, स्वदेशी आंदोलन होने लगा, राजनीतिक विरोध होने लगा। तो इस सब से क्षुब्ध होकर जो जो इंग्लैंड में जो बैठी सरकार थी, जैसे कि वहां के राजा जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वायसराय थे। लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे कब से कब, तो 1910 से लेकर 1916 तक का उनका कार्यकाल था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को क्या किया, रद्द कर दिया। और एक चीज और आपको मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि उन्होंने इसी 1911 में ही राजधानी जो है उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी, और कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया। कलकत्ता से ट्रांसफर कर कर कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। कब, 1911 ईस्वी में। उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, किसके लिए, जॉर्ज वहां के जो इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कब, तो 1911 ईस्वी में ही। तो कहने का मेन आपको समझना है कि इसके डीपली समझिए, डीप में जाकर समझिए कि बंगाल विभाजन कौन किया। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन किया। और इसको खत्म कौन किया, तो लॉर्ड हार्डिंग किया। कब किया, 1911 में किया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब था, तो 1910 से 16 था। इस तरीके से आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति है वह 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। देखो यह मेन रूप से क्यों लागू की गई थी, मेन रूप से इसलिए यह लागू की गई थी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए। 1990 के दशक में जो भारत में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, उसके रिफॉर्म, उसमें सुधार करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने इस पर क्या काम किया था, उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसके अंदर उन्होंने बताया था एलपीजी। एलपीजी एलपीजी का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। इस नीति को लागू करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारना। इस नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल को लागू किया गया। कई क्षेत्रों में निजी कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई बिना लाइसेंस के, कि ताकि आप आइए, फैक्ट्री लगाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से बिजनेस कीजिए। उसके बाद है सरकारी क्षेत्रों के लिए आरक्षित कुछ उद्योगों की संख्या को, जो सरकारी क्षेत्र का जो उद्योग सब था उसको उद्योग की संख्या कम कर दी गई। तो कहने का सेंस है, मेन समझना है आपको कि जो यह आया था 24 जुलाई 1991 को, इकोनॉमिक्स क्राइसिस भारत में आया था, उससे उबरने के लिए नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। कौन, नरसिम्हा राव सरकार ने। और क्या पॉलिसी लाया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्रोवाइटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। देखो पहला विश्व बाजार के रूप में जो है अलेक्जेंड्रिया शहर आया था। यह अमेरिका के वर्जीनिया शहर में पाया जाता है, अमेरिका में है।
तो और अमेरिका की अलेक्जेंड्रिया जो है वह पहला फर्स्ट वर्ल्ड मार्केट है। कौन? अलेक्जेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? यह क्वेश्चन तो आसान है कि यह क्या है कि अगर आप देखिए इसका आंसर होगा रेशम मार्ग, सिल्क रूट। सिल्क रूट से कहने का सेंस है, सिल्क रूट जो था वह एशिया और यूरोप का उस समय क्या होता था? व्यापार होता था। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग आरंभ होता है चीन से। यह चीन से शुरू होता है और 3 कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। यहाँ तीनों से कौन-कौन व्यापार सांस्कृतिक और व्यापारिक सांस्कृतिक मार्ग था। इससे जो है अगर क्या होता था? व्यापार होता था। उस समय जो चीन में राजवंश था उसका नाम था हान राजवंश। कौन राजवंश? हान राजवंश। वहां का जो राजवंश था उसका नाम था हान राजवंश। रेशम मार्ग के जरिए से मुख्य रूप से कौन कौन चीज का व्यापार होता था? तो रेशम का होता था, सिल्क का होता था, चाय की पत्ती का होता था और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे सामानों का व्यापार होता था। तो कहने का सेंस है कि अगर इस चीज से इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको जो है यह क्या होगा? क्वेश्चन समझने में तो चूंकि मान लीजिए कि यह क्वेश्चन थोड़ा भी घुमाएगा एग्जाम में तो आपको खटाक से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। अभी देखो भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही थी, अब वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वह 1929 में आया था। कब आया था? 1929 में आया था। वह डेट है 23 अक्टूबर 1929 को। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। इसमें क्या क्या हुआ था? देखो होना क्या हुआ था, शेयर मार्केट में गिरावट आ गया था, बैंकिंग चरमरा गया था, पूरा बैंकिंग में घबराहट आ गया था। उसके बाद जो है पूरे जो है जो प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वह अत्यधिक हो गया था। उत्पादन अधिक हो गया था लेकिन इसका मांग क्या है? कम हो गया था। मतलब प्रोडक्शन अत्यधिक हो गया लेकिन डिमांड क्या हो गया था? कम हो गया था। जिसके कारण जो है वर्ल्ड लेवल पर देखिए अमेरिका में जब कोई चीज, उस समय अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर कंट्री था। तो अमेरिका में इस तरीके से अमेरिका बहुत सारे देशों को पैसा भी दिया था कर्ज के रूप में। उन्होंने क्या किया जब इस तरीके जो क्राइसिस आया तो इस क्राइसिस को दूर करने के लिए उन्होंने जो भी देशों को कर्ज देता था उस सभी से अपना कर्ज दिया था वह पैसा मांगने लगा कि हमको पैसा दीजिए। दूसरे देशों को कर्ज देना वह बंद कर दिया गया। तो कहने का सेंस है कि आपको ये समझना है यह मेन रूप से क्या है, कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1929 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? आपको पता होगा कि अमेरिका का पता कोलंबस लगाया था। अमेरिका का पता कोलंबस लगाया था। कब लगाया था? तो 1492 ईस्वी में लगाया था। देखिए क्या हुआ था, अमेरिका कोलंबस जो है वह गया था खोज, इंडिया की खोज करने और पहुंच गया अमेरिका में। अमेरिका में पहुंच गया, अमेरिका का खोज करके और वहां के लोगों को जो है कह दिया कि यह जो है भारतीय है और चला गया स्पेन और आके कह दिया कि हम खोज कर दिए भारत की। लेकिन पता जब चला कि जिस कंट्री को वह खोजा है, जिस कॉन्टिनेंट को वह खोजा है वह तो भारत नहीं, वह अमेरिका है। तो कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में किसका खोज किया था? अमेरिका का खोज किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार के जूट उत्पादन में, जूट प्रोडक्शन इन बिहार इज क्या? अभी गिरावट हो रही है। देखिए जब बंगाल में सबसे अत्यधिक जूट का उत्पादन होता है लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी, सरकार की जो नीतियां हैं उसके नीति के कारण जो है जूट के उत्पादन में गिरावट हो रही है। क्यों हो रही है? कि भाई फसल सुरक्षा नहीं है, एमएसपी सही सही रूप में नहीं मिल पाता है। एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको मूल्य कहते हैं, यह जो है किसानों को ठीक से नहीं मिल पाता है। उसके बाद फसल सुरक्षा है, जो बाढ़ है, सुखाड़ है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इससे फसल की सुरक्षा नहीं होता है, जानवरों से सुरक्षा फसल का नहीं हो पाता है। तो विभिन्न कारणों से बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना, यह तो देखो कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है? 1954 ईस्वी में हुआ था। देखो एक चीज और यहाँ पे हम बता देते हैं कि बिहार का शोक
क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का शोक किसे किस नदी को कहा जाता है, तो यह कोसी को कहा जाता है। यह जो है उस साइड में जब उधर जाइएगा पूर्णिया साइड में, उस साइड में जाइएगा तो यह पूरे जो है बर्बाद कर देता है पूरे क्षेत्र। अभी देखिए कोसी में तूफान कोसी में पूरा एकदम पूरा 56 के 56 गेट को कोसी को खोल खोल दिया गया था, इतना ना पानी आ गया था। तो मतलब कि कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वह 1954 ईस्वी में हुआ था, और बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। देखो कुशेश्वर स्थान जो है जाइएगा तो वहाँ कुशेश्वर झील भी है, वह दरभंगा में है। वह दरभंगा जब कभी मौका मिले, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। जब कभी मौका मिले आपको तो वहां पर क्या कीजिए, आप जाइए और दरभंगा घूम कर आइए, और कुशेश्वर स्थान को क्या कीजिए, घूम देख कर आइए। उसके बाद है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा इसको बहुत व्यक्तियों को यह चीज मालूम नहीं होता है। लेकिन जो ही पूछे कि बिहार में जू कहाँ है, तो आप तुरंत कहेंगे पटना। सर चिड़ियाघर पटना में है। तो पटना के चिड़ियाघर का जो नाम है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करके आप बनाएंगे, और जब कभी मौका मिले तो जाइए पटना के जू, बहुत मस्त प्लेस है, वहां पे घूम के आइए, विभिन्न प्रकार के जानवरों, चिड़िया, सर्प को देख कर आइए। बहुत अच्छा प्लेस बना दिया है नया, अब तो और नया टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। तो कभी जब मौका मिले तो आप पटना जाइए और घूम के आइए, संजय गांधी जैविक उद्यान में घूम कर आइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई है वह बिहार के रोहतास जिले में होता है। कहाँ होता है, रोहतास जिले में। रोहतास जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक क्या होता है, सिंचाई होता है। व्हिच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार हैज मैक्सिमम इरिगेशन थ्रू कनाल्स, तो रोहतास। अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। देखिए जो सीमेंट इंडस्ट्री जो होता है, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का अत्यधिक क्या होता है, उपयोग होता है। तो आप देख लीजिएगा कि विच इंडस्ट्री इज लाइमस्टोन मेनली यूज, तो होता है सीमेंट इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। देखिए आपको अगर सही से अगर डीपली रूप से पढ़े रहते तो यह याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि सोशल साइंस जब पढ़ने की बात आती है ना, तो नहीं टीचर अच्छा से पढ़ाता है, क्यों नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उसको खुद नहीं आता है। भरे पड़े हैं कोचिंग संस्थान, आता जाता कुछ नहीं है। जो फेल्योर हो गया अपने लाइफ में वह कोचिंग खोल देता है, उसको कुछ आता जाता है नहीं, और कोचिंग खोल के पढ़ा रहा है, बच्चों को ठग रहा है। तो देखिए कहलगांव जो है वो भागलपुर में है। पहले यहाँ जानिए कि कहलगांव कहाँ है, तो कहलगांव भागलपुर में है। तो कहलगांव थर्मल पावर कहाँ होगा, थर्मल जो पावर होगा भागलपुर में होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप याद करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप रिलेट करके याद कीजिए, आपको क्वेश्चन क्या होगा, याद रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाइराइट कैसा खनिज है। व्हाट टाइप ऑफ मिनरल इज पाइराइट। तो पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। कौन खनिज है, धात्विक। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और आपको उसमें भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। तो पाइराइट कैसा खनिज है, तो धात्विक खनिज है, मेटालिक खनिज है। तो आप अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहिएगा, ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रहिएगा, तो क्वेश्चन आप एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। पाइराइट कैसा खनिज है, तो पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब है सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है। तो सिगरेट का कारखाना जो है मुंगेर में स्थित है। देखो मुंगेर में, मुंगेर को ही गन फैक्ट्री, गोला फैक्ट्री, वहां पे जो बंदूक, बहुत सारा बंदूक का उत्पादन होता है। वहां घर घर में जाइएगा तो बंदूक आपको मिल जाएगा, वो इतना सस्ता मिलता है। तो सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो वहां सिगरेट भी मिलता है। तो जो लफुआ सब जो होता है वो क्या करता है, सिगरेट पीता है, बंदूक चलाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा तो आपसे याद हो जाएगा। तो सिगरेट का कारखाना कहाँ है, तो मुंगेर में है। क्यों है, तो मुंगेर में लफुआ सा ज्यादा रहता है। इस तरीके से याद कीजिए क्वेश्चन, आपको याद करना होगा। क्योंकि नवंबर में आपका आज ही डेट हम देखे हैं, डेट आ गया 12 वाला को। 12 का सेंटअप जो एग्जाम है वह 11 नवंबर से हो रहा है। तो आई थिंक 10th वाला का कितना होगा, हमको लगता है 23 से 24 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए और सेंटअप एग्जाम की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में पास कीजिएगा तभी आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है
कि किस नगर में कालीन का निर्माण होता है। तो ओबरा में, औरंगाबाद की एक शहर ओबरा है, ओबरा में क्या होता है, कालीन का निर्माण होता है, कारपेट का निर्माण होता है। कारपेट का क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, कहाँ, औरंगाबाद के ओबरा में। उसके बाद है कौन प्राकृतिक आपदा है, देखो आग लगना प्राकृतिक आपदा है। आग अपने से न लगता है भाई, मान लीजिए किसी के बिजली के शॉर्ट सर्किट से लग गया, या हो सकता है कि कोई पराली जला रहा है उससे आग लग गया, या हो सकता है कोई सलाही का चिंगारी फेंक दो उससे या गैस से आग लग जाए। तो यह जो है मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट कौन करता है, बम ब्लास्ट करता है, मानव जनित आपदा है। रासायनिक दुर्घटना कौन करता है, यह मानव जनित आपदा है। लेकिन भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है, यह नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को याद करेंगे तो क्वेश्चन आपको आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाढ़ से सबसे अधिक फसल अधिक किसे हानि होती है, हु सफर्स द मोस्ट फ्रॉम फ्लड्स। देखो बाढ़ से फसल क्षतिग्रस्त होता है, घर गिर जाता है, पशु भी क्षतिग्रस्त होता है। तो इनमें से सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्यों होगा, देखिए अभी देखिए, जब अभी देखिए गंगा उफान पर था, पूरा बागमती उफान पर था, कोसी उफान पर था, पूरे बिहार जो है तबाह हो गया था इससे। तो क्या खाली बाढ़ आता आता कैसे फसलें क्षतिग्रस्त होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग गिर जाते हैं, पशुओं मर जाते हैं, पशु इधर से उधर दह जाते हैं, अपना रहने के लिए जगह नहीं रहता, पशु को कहाँ बांधेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अगर याद करेंगे तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है, तो सभी की हानि होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन को समझना होगा कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो डब्ल्यूटीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहला याद कर लीजिए। सेकेंड याद कर लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यह इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। कि कैसे हुई थी, देखो एक मराकेश समिति थी, मराकेश सहमति के अनुसार 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ का स्थापना हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इसमें मेन रूप से यह क्या कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना। कहने का सेंस क्या है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस होता है वो उसको जो है लिबरल करना, लिबरलाइजेशन करना, तो मतलब कि उदारीकरण करना, इसका मेन पर्पस यही था। तो मतलब कि आप देखिए, और एक चीज और बता देते हैं, पहले इसका नाम था गैट, डब्ल्यूटीओ को पहले नाम था 1948 में इसका नाम था गैट, GATT, गैट। और गैट का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को बदल कर दिया था WTO। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को अगर याद करेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या होगा, बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो अभी हम देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको हम बताए हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको क्या क्या हुआ था, LPG। तो देखो यहाँ पे L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। तो अगर थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग होगा तो खट से इसका आंसर मारेंगे तीनों और इनमें से सभी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप याद करते हैं, समझते हैं, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, फोर्ड मोटर्स, फोर्ड का गाड़ी हर जगह मिलता है, कोका कोला, देखिए कोका कोला हर जगह मिलता है, सैमसंग, ये सभी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 22 का आंसर हो जाएगा डी, और 21 का भी आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को याद करेंगे तो आपका बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो देखो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। कौन कौन है आपको पता है, तो पहला है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, मतलब बिना कोई रोके टोके पूंजी का निर्बाध प्रवाह। दूसरा है कि श्रम का निर्बाध प्रवाह। तीसरा है प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह। उसके बाद है पूंजी की परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता। और पांचवा है, और पांचवा है, और पांचवा है व्यवसाय, व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी, व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, मतलब कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, अवरोधों की
कमी। तो इस तरीके से यह पांचों इसका क्या है, वैश्वीकरण के 5 वो अंग है। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद है कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है। तो वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, तो वैश्वीकरण को देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज किए होंगे। वैश्वीकरण को सब याद किया है कि भूमंडलीकरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीयकरण दे दिया हुआ है, इंटरनेशनलाइजेशन। तो क्या भूमंडलीकरण को इंटरनेशनलाइजेशन नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो इसका आप आंसर ए मार सकते हैं, सही होगा। और इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पे ऑप्शन देकर फंसा दिए हुआ है। तो इसलिए अब चूंकि देखो होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर होता है, लेकिन नॉन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन हो तो वहां पे बोर्ड क्या आंसर लेता है और बोर्ड को देखना होगा। लेकिन यहाँ तो बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड का आंसर तो है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको सटीक कहेंगे कि आप इसका आंसर ये याद कीजिए, अंतरराष्ट्रीयकरण याद कीजिए, अच्छा रहेगा। उस और क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था। अब देखो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में जो है देखिए यहाँ पे कुछ भी होता है तो लोग पार्टी बना लेता है। बिहार में बहुत देर पार्टी है, अभी देखिए जन स्वराज एगो पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पर तो क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुतेरे पार्टी है। तो यहाँ पर पार्टी सिस्टम है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत कुछ क्वेश्चन पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन इज देयर इन इंडिया, तो आप कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय व्यवस्था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, वेयर डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट बिगिन। तो आप कहेंगे सर जी राजस्थान। क्यों, क्योंकि राजस्थान के भीमताल एक जगह था, राजस्थान के भीमताल एक जगह था, भीमताल एक जगह था, वहीं से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। वहां के जो लेबर लोग थे उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन मांग लिया था और वहीं से क्या हुआ था, यह हुआ था 1990 के दशक में। कब हुआ था, तो 1990 के दशक में यह हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। कहां पर, राजस्थान में। और इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। और इसी सब का नतीजा हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में गया और 15 जून 2005 को इसका क्या हुआ, इसको इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और हमको अब पूरे देश में इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और आज सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई ही है कि अभी जो है लोगों की जिंदगी को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। कैसे कि देखिए अब भैया आपको कोई चीज किसी, जैसे कि आपके पंचायत का इंफॉर्मेशन लेना है और पंचायत में आपको कोई गलत काम हो रहा है, मान लीजिए आपको नाली बन रहा है और नाली में कितना पैसा आया है, उसमें कितना खर्च हो रहा है, आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं कि हमारे मुखिया जी कितना काम कर रहे हैं, हमारे जिला पार्षद महोदय कितना काम कर रहे हैं, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष कितना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप आरटीआई के थ्रू आप किसी से, जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल्स, आपके स्कूल फंड में कितना पैसा है, स्कूल में उस पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, आपको मांगने का राइट है। लेकिन कोई भी राइट है मतलब लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब कि बिना कानून के, मतलब कि बिना इलीगल तरीके से आप किसी चीज को नहीं कर सकते। लीगल रूप में जो है आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं, आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन से देश में एक दलीय शासन है। देखो चीन जो है एक दलीय शासन, क्योंकि ब्रिटेन क्या है द्विदलीय, अमेरिका क्या है द्विदलीय है, नेपाल में भी डेमोक्रेसी लागू हो गया है। तो कहने का सेंस क्या है, चीन में जो है ये अपने आप को कहता है कि हम भी एक लोकतंत्र है। लेकिन क्या चीन में लोकतंत्र है, नहीं है। क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट का सरकार है। किसका सरकार है, कम्युनिस्ट का सरकार है। और होता क्या है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का क्या होना है, क्या लेना होगा, सदस्यता लेना होगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता लीजिएगा तब ये जाके वहां पे चुनाव लड़ पाइएगा। तो चीन में जो है एक दलीय शासन है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखो पॉलिटिकल पार्टी को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना रहे तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए हर चीज में करप्शन है और करप्शन की वजह से हम इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आज क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, करप्शन है। और करप्शन का ही जरिया है, क्योंकि उसके पीछे हम लोग जिम्मेदार हैं।
जब हम लोग को वोट देने का राइट दिया हुआ है और जब हम लोग को वोट देने की बात होती है, उस समय हम लोग जाति पाति कास्ट सिस्टम करते हैं, उसके बाद पैसा लेकर वोट दे देते हैं, मांस मछली खाकर वोट दे देते हैं। तो उस समय हम लोग वोटिंग के पैटर्न, वोटिंग के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक गलत प्रतिनिधि को आप चुनकर संसद में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं और 5 साल आपको भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले जाति पाति को खत्म कीजिए, कोई बढ़िया प्रतिनिधि है उसको जिताइए, ताकि आपके क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, सोल ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं। किसके कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, याद करेंगे। पंचायत चुनाव कौन करवाता है, देखो यहाँ पे यह गलत है, इसको नहीं याद कीजिएगा। पंचायत चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है, जो जो राज्य का चुनाव आयोग होता है वह पंचायत चुनाव करवाता है। राज्य चुनाव, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का दायित्व है चुनाव कराना है। तो राज्य के जो चुनाव आयोग होते हैं वह पंचायत चुनाव करवाता है। इसके इसलिए 29 का आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है कि शक्तियों का विभाजन करता है, डिविजन ऑफ पावर, डिविजन ऑफ पावर। यह रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहता है, सुप्रीम जुडिशियरी की बात करता है, सभी बातें कहता है। इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और 30 का आंसर आप मारेंगे डी। हालांकि मुख्य रूप से अगर इसका आंसर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका आंसर होता है डिविजन ऑफ पावर, लेकिन यहाँ पर दे दिएगा इनमें से सभी, तो अच्छा रहेगा कि आप मारेंगे 30 में, 30 का आंसर डी। तो वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली में जाकर आपको समझाने की कोशिश किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी टाइप का वीडियो। अभी जैसे कि आज सोशल साइंस का क्वेश्चन है, कल जो है हम आज ही शाम को या कल जो है हम साइंस के क्वेश्चन को डालेंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन को डालेंगे। तो इस तरीके से आपको इसी चैनल पर प्रत्येक चीज मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए, तो चलिए वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। धन्यवाद।